वेक्टर्स हमारे पास अभी तक जो हमने ओ लेवल में देखे हैं, एएस में भी नहीं देखे हमने वेक्टर्स, बस ओ लेवल में ही देखे हैं। वो हमने टू डायमेंशनल में देखे थे, एक्स और वाई एक्सिस। और इसको हम बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस वाला एक्स वाई प्लेन बना देते हैं। ये वाई एक्सिस हो जाता था, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता था, और हमारा कोई सा भी वेक्टर होता था, ओ ए या ओ बी या ए बी, दो पॉइंट होते थे उनके दरमियान। अगर मुझे ए से भी जाना है तो उसके लिए मुझे कितना एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना वाई में डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये हमारा सिंपल सा होता था, टू डी वेक्टर्स होता था। जब हमारा अब ए टू में क्या आ जाता है, ए टू में थ्री डी आ जाएगा। थ्री डायमेंशन में हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ जाएगा, और जी एक्सिस। ये तीनों एक्सिस के अंदर हम हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, और उसके मुताबिक हमारे पास चलेगा। तो अब ये क्या क्या आएगा, हमारा जो कॉलम वेक्टर भी बनेगा ना यहाँ पर, वो बनेगा एक्स वाई और जी, तीनों के अंदर एक्स वाई और जी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इसको कॉलम वेक्टर फॉर्म कहलाता है। और सिंपल वेक्टर फॉर्म वो होता है एक्स आई प्लस बी जे प्लस जेड के। ये इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं, जिसमें आई जे के क्या होता है। आई हमारा सिंपल होता है इन द एक्स डायरेक्शन, जे इज द वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन, के इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जी। यूनिट वेक्टर भी बताएंगे क्या है, सब कुछ वापस शुरू से देखेंगे। लेकिन ये हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, अब दो तरीकों से दिए हुए होंगे, या तो वो कॉलम वेक्टर में, या तो फिर आई जे के में। ठीक है, तो इस फॉर्म में होगा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ये थ्री डी वेक्टर्स का जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कोई भी आप थ्री डी वर्ल्ड में हम रहते हैं, कोई भी आप एनिमेशन करते हो या कोई भी गेम बनती है, तो वो थ्री डी में अगर हम गेम बना रहे हैं तो उसके अंदर हर चीज़ की प्लेसमेंट थ्री डायमेंशन में, एक्स वाई और जी दोनों के अंदर। अभी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो थ्री डी है हमारे पास। कोई भी रूम है तो रूम की लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है, और विड्थ भी होती है। तो उसमें अगर अगर हमारे पास एक स्पेस है, उसमें कोई एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, तो वो एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, एक्स डायरेक्शन में भी हम स्पेसिफाई स्पेसिफाई करते हैं, वाई और जी तीनों डायरेक्शन में हम अगर कोई पॉइंट होता है उसको स्पेसिफाई कर होता है। तो अगर इसका मैं सिंपल एक ये बनाते हैं हम एक्सिस, इसको मैं थ्री डी, तो मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन इसको विजुलाइज करें अगर हम थ्री डी में, तो ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, और जी एक्सिस हमारा हो जाता है बिल्कुल इस तरीके से चल रहा है। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने, ये हमारा जेड एक्सिस हो जाता है। और आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, ये वाला। सिमिलरली ये दोनों भी 90 होंगे, और ये दोनों भी 90 होंगे। और ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, ये अगेन यहाँ पर हमारा ओरिजिन होगा, जो कि जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। ये आई जे के जो है ना, ये हमारे पास कहलाएंगे यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा क्या होता है। लेकिन इस तरीके से हमारे पास अगर कोई पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल नाउ यू हैव अ पॉइंट ओ ए, ओ ए एक वेक्टर दिया हुआ है। ओ ए का मतलब ये है कि इट इज अ वेक्टर विच इज गिविंग मी डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए। अगर ये दिया हुआ है 2, 3, 1, तो मैं कैसे जाऊंगा, इसको मैं शो कैसे करूंगा यहाँ पे। अब मुझे पता है कि ओ ए जो है इट इज कनेक्टिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ए। इसका मतलब है कि ओरिजिन से मैं 2 यूनिट्स एक्स में मूव करूं, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स में वाई में मूव करूं, और फिर 1 यूनिट में जी में जाऊंगा। तो ये थ्री डी स्पेस में कहाँ पहुंचूंगा मैं, अगर मैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया इन द एक्स डायरेक्शन, फिर 1, 2 और 3, तो पहले मैं गया यूं, फिर मैं गया वाई डायरेक्शन में यूं, और फिर मैं जाऊंगा इन द जी डायरेक्शन, कितना, 1 यूनिट, मतलब यूं जा रहा हूँ 1 यूनिट। तो यहाँ पर कहीं कोई ये पॉइंट आ रहा होगा जो कि मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको थ्री डी प्लेन में देखो। एक रूम है, ये रूम का कोना है, एक कॉर्नर है। रूम में आप पहले आगे गए, फिर आप रूम में ऊपर गए, और फिर आप रूम में ये लंबाई में गए। इस तरीके से आप मूव कर, तो आपको एक रूम के दरमियान में एक पॉइंट मिल गया है, वो हमारा पॉइंट ए हो गया। सो इफ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दिस ओ ओरिजिन विद माई ए पॉइंट,
ये वेक्टर में बता रहा है कि मैं एक्स में कितना मूव करूँ, वाई में कितना मूव करूँ और जेड में कितना मूव करूँ। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली नेविगेट इन दीज कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के टाइम में। अब ये जेड में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, ऊपर आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल, वाई एक्सिस बोला हुआ मैंने, ये पॉजिटिव जेड एक्स एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव। इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएंगे एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत विजुलाइज अगर कर सकते हो प्रैक्टिस से तो बेहतर है, समझने में आसानी होती है। लेकिन खैर है, प्रैक्टिस से भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास वो है टर्मिनोलॉजीज हैं। पहला होता है पोजीशन वेक्टर। पढ़ चुके हो वैसे ये पोजीशन वेक्टर, किसी को पता है, याद है क्या होता है पोजीशन वेक्टर? They tell you where the vector is. वो तो सही है। रिकॉर्डिंग ऑन की है ना आपने? Yeah, yeah, it's on. हाँ ठीक है, पोजीशन वेक्टर सही पता है, वो तो हर वेक्टर बताता है। पोजीशन वेक्टर Uh, इज योर पोजीशन रिलेटिव टू ओरिजिन, और रिलेटिव टू ओरिजिन अभी जो ये ओ ए था ना, दिस वाज पोजीशन वेक्टर। जब भी और ओरिजिन से कोई कनेक्ट हुआ है ना, उसको मैं पोजीशन वेक्टर बोलता हूँ। ओ ए हो जाए, ओ बी हो जाए, ओ सी हो जाए, ओ इज ऑलवेज योर ओरिजिन। कौन पोजीशन वेक्टर नहीं है? फॉर एग्जांपल आई हैव ए बी। A is another point in 3D space, B is another point in 3D space, and if I want to move from A to B, तो मैं कितना x, y और z में ट्रेवल करूँ? That is giving me the direction from A to the point B। वो कनेक्शन उसका कोई भी पोजीशन वेक्टर से मतलब नहीं है, रिलेटिव टू पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो फिर मसला है। ठीक है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से कनेक्ट हुआ होगा, ओरिजिन टू एनी सर्टेन पॉइंट। ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, ओ एल है, ओ एम है। अगर ओ से कनेक्ट हुआ है ना, और ये एरो एरो जो है ना, इसको समझना है, ऐसा नहीं है कि बस यूं लिखा हुआ है तो ऐसे ही है। दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग इफ आई एम ट्राइंग टू मूव फ्रॉम ओ टू द पॉइंट ए। जैसे मैंने देखो एरो क्या बनाया था, ये जो पर्पल वाला बनाया था, ये मैंने ओ से ए तो गया था और फिर मैंने यूं एरो बनाया, मैंने नजर नहीं आ रहा शायद, ये बता लेता हूँ मैं इसको ऊपर। तो ये एरो यूं जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर मुझे ओ से ए जाना है तो मैं पहले दो आगे जाऊंगा, फिर दो ऊपर इन द वाई, और फिर एक इन जी डायरेक्शन में जाऊंगा। सही है, तो ये दिस एरोज रिप्रेजेंटिंग, एक ये चीज हो गई। ठीक है, अब पोजीशन, अब कोई सा भी वेक्टर दिया होता है, पोजीशन वेक्टर तो समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज सिंपली, अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, ओ ए का यूनिट वेक्टर, तो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड मतलब उसका साइज, उसका जो एरो है कितना बड़ा है। मैग्नीट्यूड का सिंपल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब साइज कितना है। ये ओ से ए अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो कितने यूनिट्स में मूव किया मैंने, डायरेक्ट अगर डिस्टेंस दे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर जिसको हम कहते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए। मुझे ये तो पता चल गया कि ओ से ए जाने के लिए एक्स में इतना जाऊं, वाई में इतना जाऊं, जी में इतना जाऊं, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस देखना है ओ से ए का, तो वो कितना यूनिट्स है वो निकालने के लिए सिंपल ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड दिस, ये आप निकालोगे आराम से। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, व्हाट इज योर मैग्नीट्यूड, योर ओ ए के ऊपर अगर ये डैश आए तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो विच इज टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, वन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14। अंडर रूट 14 यूनिट्स। अब मैग्नीट्यूड आपको पता है, सिर्फ वो है, सिंपल वैल्यू है, डायरेक्ट डिस्टेंस। 4 + 9 + 1, हाँ सही है, 14 हो गया। और यूनिट वेक्टर क्या मैंने बताया, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट, यूनिट मैग्नीट्यूड का साइज जो होगा ना यूनिट वेक्टर का, वो यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन। और इसका मकसद होता है ओनली फॉर डायरेक्शन। इसका मकसद होता है सिर्फ अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे चाहिए, उसका साइज नहीं चाहिए, तो मैं उसको यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ। ये आई जो है ना, देखो ये आई लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी साइन बना हुआ है यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है इट इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर विच इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ओनली इन एक्स डायरेक्शन। सो 1 0 0 होगा इसके ऊपर।
सिंपल आई लगा हुआ है ना, 100। इसको अगर मैं दिखा दूं तो ये आई, ये हो जाएगा एक्स में 1, बाकी वाई और जी में 0। एंड इफ आई ट्राई टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, √1² विच इज 1। इसी तरीके से जे का जो यूनिट वेक्टर होगा वो 0 1 0 होगा। इसी तरीके से अगर मैं जे का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, अगेन वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो यूनिट वेक्टर ऑलवेज हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। 1 का मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि इसका मतलब कोई साइज का फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे मकसद है इसका डायरेक्शन। ये जो वेक्टर बन रहा है ना 1 0 0, मैं सिर्फ एक्स में मूव कर रहा हूँ, वाई में मूव नहीं कर रहा, 0 0, जेड में भी मूव नहीं कर रहा। तो मकसद यूनिट वेक्टर का होता है जस्ट फॉर द डायरेक्शन। इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला देख लो क्या है। वी सिंपली डिवाइड द वेक्टर विद इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो इससे होता है क्या है कि जो भी रिजल्टिंग वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। फॉर आर केस राइट नाउ, ओ ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड वो निकालता हूँ यूनिट वेक्टर, तो क्या बन जाएगा, जो वेक्टर था इटसेल्फ 2 3 1 डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड 1/√14। सही, मल्टीप्लाई बाय 1/√14 कर दिया। तो जो भी इसका आंसर आएगा ना, अगर आप उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे आपका आंसर बनाएगा। निकाल के देखें, देखो बनाएगा अंडर रूट, आ गया अंडर रूट ब्रैकेट ओपन 2/√14 होल स्क्वायर प्लस 3/√14 होल स्क्वायर प्लस 1/√14। देखो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब अब इसके साइज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस इसकी डायरेक्शन 2 3 1, इट इज जस्ट टेलिंग मी दैट आई हैव टू मूव 2 इन एक्स, 3 इन वाई एंड 1 इन जी। वो मेरा मकसद हो जाता है पूरा। तो यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 आएगा। देखो कैसे फॉर्मूला में डाला तो मैग्नीट्यूड 1 आया है, सिंपल सा है। तो डिस्टेंस निकालना आना चाहिए बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब से मतलब ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर यहाँ पे किसी को कोई मसला है, ये चीज़ें नोट डाउन कर लो। दिस इज वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल ऑफ यू। तो नोट डाउन कर लो ये चीज़ें। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। लिख लिया भाई सबने, कंटिन्यू करें और बाकी है तो बोल दो। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा विजुलाइज हमने कर लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। ये थोड़ी बहुत लॉजिक जो देनी थी वो फुली समझ में आ गई होगी। अब इसके सवाल इतने ज़्यादा सिंपल किस तरीके से आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन ओ ए, एक पोजीशन वेक्टर दे दिया है 5i - 6j + 4k, और एक और पोजीशन वेक्टर दे दिया है ओ बी, एंड ये दिया हुआ -2i + 12j - 2k। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड ए बी। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो। कोई सा भी पॉइंट दिमाग में बनाओ 3D स्पेस में, जो कि ओ से ए को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कहीं भी बना दो। फिलहाल अभी इसको भूल जाओ कि 5 6 4, कुछ कहीं भी दिमाग में बनाओ कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 3D एक रूम है, उसके अंदर मैंने एक पॉइंट को बोल दिया और मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक लाइन को ओ से उस पॉइंट तक, और एक और पॉइंट है बी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कहीं और होगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा विजुलाइज करूँ, इधर बना के दिखा दें थोड़ा सा।
समझ लो ये पॉइंट ए, ये इसको ए कह दिया, ये तो मेरा ओरिजिन होगा ही। और ये एक और पॉइंट है बी। मैं बहुत आर्बिट्ररी कैसे मतलब शक्ल बना रहा हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओ ए का वेक्टर मुझे दे दिया और ओ बी का वेक्टर दे दिया। इसका मतलब है ओरिजिन से बी तक का पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो आई हैव टू मूव लाइक दिस। इसने मांगा है ए से बी, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द रिजल्टेंट दैट इट इज आस्किंग यू। ओ से ए दे दिया, ओ से बी दे दिया। अगर मुझे ए से बी जाना है तो मैं किस तरफ मूव करूंगा, कैसे मूव करूंगा, वो निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको आप तो अगर सोचोगे ना तो यू कैन इवन प्रूव योर सेल्फ। अगर मुझे ए बी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, ओ बी माइनस ओ ए, हमेशा। अगला वाला लेटर क्या है, बी है, तो ओ बी माइनस पिछला वाला लेटर क्या, ए है, ओ ए। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो ओ बी है मेरे पास -2, 12 -2, और ओ ए है 5 -6 और 4। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ रहा है -2 -5 -7, 12 माइनस माइनस 6 18, और -2 -4 -6। दिस इज द वेक्टर कि अगर मुझे ए से बी जाना है तो मुझे ए से -7 मूव करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, 18 मूव करना पड़ेगा वाई में, और -6 मूव करना पड़ेगा जी में। इससे क्या होगा कि मैं ए से बी पर पहुंच जाऊंगा। सही है, ये सिंपल सा आ सकता है सवाल कि अगर आपको दो पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है और यू वांट टू फाइंड अ लाइन विच इज बिटवीन देम, ए बी का वेक्टर निकालना, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ए बी चाहिए तो ओ बी माइनस ओ ए। इसी तरीके से इफ यू वांट एनी वेक्टर, अगर आपको चाहिए एल एम, तो क्या करोगे, ओ एम अगला वाला लेटर, अगला वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पिछला वाला ओ एल। सी डी चाहिए तो ओ डी माइनस ओ सी। ये आ जाएगा सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू द जो भी लेटर वो इस्तेमाल कर रहा है, यू कैन फॉर्म योर ओन फॉर्मूला। अगला वाला माइनस पिछला वाला। अब आगे वो कह सकता है फाइंड द वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल आ सकता है आपको, ए बी क्या निकालता, -7 18 और -6, तो ये आ जाएगा अंडर रूट -7 का स्क्वायर। आंसर निकाल के दो मुझे, क्या आता है आंसर आदिल, कैलकुलेटर लेकर बैठो ना। 20.22. Under root 409. कितना कितना अंडर रूट, Under root 409. आंसर क्या है, आंसर बताओ पॉइंट्स में। 20.22. 20.22, अच्छा अच्छा, मतलब 19.2। सो 20.22 यूनिट्स इज द डायरेक्ट डिस्टेंस ए से बी जाना है। सिंपल, ये ऐसे सिंपल सिंपल सवाल भी हैं पास पेपर में, ठीक है। लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सवाल, कि आपको कोई और वेक्टर निकालने को बोले, सिंपल फॉर्मूला लगाया, मिल गया, आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मिल गया। सही है, सिंपल चीज़ है। अगर इसको थोड़ा सा और लेकर चलें, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है 3D लाइंस। 3D लाइंस का मतलब क्या, आपने अभी तक जितनी भी लाइंस बनाई थी ना 2D के अंदर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये 2D लाइन थी, 2 डायमेंशनल, ओनली एक्स एंड वाई एक्सिस। अब अगर आपने बनानी है 3D लाइन, तो 3D लाइन की भी एक जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, और ये होती है r इज इक्वल टू ए प्लस ये क्या बोलेंगे, लैम्डा और बी। यू कैन ऑल्सो से पोजिशन वेक्टर ऑन द लाइन
प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। ये आपके पास जनरल क्या बोलेंगे, वो है जनरल फॉर्म ऑफ अ 3D लाइन। लैम्डा इसमें से क्या है, लैम्डा इज अ पैरामीटर। कि मैं लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी और हमें मुझे नए नए पॉइंट्स मिलते रहेंगे ऑन द 3D लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर है विच इज जस्ट मतलब रिलेटिंग द टू थिंग्स। आर इज व्हाट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर मुझे चाहिए, वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या है, ये आपको नोन होगा या तो सवाल में दिया होगा, नोन पोजीशन वेक्टर ऑन द लाइन। मतलब एक ऐसा पॉइंट आपको नोन होना चाहिए एक कम से कम जो कि उस लाइन के ऊपर लाई करता है। और डायरेक्शन वेक्टर क्या है, दिस इज जस्ट लाइक द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमें क्या बताता है, इट इज टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ योर 2D लाइन। दिस इज जस्ट फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन वेक्टर निकालते हो, और ये कैसे निकालते हैं ये भी बता देंगे। ये आपके पास एक जनरलाइज फॉर्म है 3D लाइन की इक्वेशन की, इसको हम निकाल सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास सवाल में था पिछला, यू हैव यू हैड ओ ए, जो कि सिंबल सा ले लेते हैं, चलो अलग ले लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले लिया। और ओ बी यू हैव -2 4 and -1। द क्वेश्चन इज नाउ आस्किंग यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining ओ ए एंड ओ बी। मतलब एक 3D प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। मुझे उस स्ट्रेट लाइन जो कि 3D प्लेन में जा रही है, गुजर रही है, उसकी मुझे इक्वेशन चाहिए जो कि इस फॉर्म में होगी जो मैंने ब्लैक बॉक्स में बनाया है। आर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर प्लस लैम्डा डी वी एल, मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर। अब बारी बारी चीजों को निकालना है। यू ऑलरेडी हैव द पोजिशन वेक्टर विच इज लाइंग ऑन द लाइन। आपके पास दोनों पॉइंट्स कैन बी ओ ए ऑल्सो एंड ओ बी, कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि मेरे पास जो ओ ए है वो भी लाइन के ऊपर लाई करता है और ओ बी है वो भी लाइन के ऊपर लाई करता है। तो ये जो फॉर्मूले के अंदर पी वी है पोजिशन वेक्टर, ये इन दोनों में से मैं कोई भी डाल सकता हूँ पी वी की जगह पे, वो आ जाएगा, उसका मसला नहीं है। डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर कैसा निकलता है, यू जस्ट फाइंड ए बी, ए से बी निकाल लो या बी ए निकाल लो, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट द 2 पॉइंट्स। आप क्या करो, ओ ए माइनस ओ बी कर दो, या तो फिर आप ओ बी माइनस ओ ए, मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वेक्टर विच इज रिलेटिंग दीज 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन वेक्टर दे देगा, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मुझे ए बी निकालना है या फिर बी ए निकाल लो, जस्ट फॉर द डायरेक्शन, सेक ऑफ डायरेक्शन। क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, ओ ए माइनस ओ बी कर लेते हैं। सो यू हैव 1 2 3 माइनस -2 4 एंड -1, जो कि क्या आ रहा है, इतने बड़े बड़े ब्रैकेट बनाना होते हैं, गुस्सा आता है। 1 -2 तो 3 हो गया, 2 - 4 -2 हो गया, और 4। सो फाइनली द लाइन आर ए बी, पोजिशन वेक्टर कोई सा भी इस्तेमाल कर लो, 1 2 3 कर लो, प्लस लेमडा 3 - 2 4, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द 3D लाइन। तो इस केस में भी हमारे पास 3D लाइन बनाने के लिए भी आपको कम से कम 2 पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए। सेम इज द केस जो कि 2D लाइन में होता था ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c में कम से कम 2 पॉइंट आपको पता होते थे, तो आप ग्रेडियंट निकाल लेते और c निकाल लेते और वहां पे इनपुट कर देते। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 3D लाइन की इक्वेशन चाहिए तो यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, ताकि आप उससे डायरेक्शन वेक्टर भी निकाल लो और आप उससे पोजिशन वेक्टर तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा, वो पॉइंट लाइन के दिए हुए है पॉइंट्स ओ ए एंड ओ बी, वो रिप्लेस कर दोगे। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। दिस इज वन ऑफ द वेज। अगर किसी को सवाल है तो पूछ लो, या फिर ये नोट डाउन कर लो ये चीज़ें। 2 3 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं।
ये चीज़ें नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। सही है, आगे बढ़ते हैं। होपफुली लिख लिया होगा सबने। सो देयर कैन बी मोर देन वन आंसर्स फॉर दिस, मतलब ये लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। तो अब ये इसका अगर आपको अलग अलग पॉइंट्स चाहिए ना इस लाइन के ऊपर, इस 3D लाइन के ऊपर, तो आपने बस अपने पैरामीटर की वैल्यू चेंज करनी है, 1 2 3 4 5 6। यू कैन चेंज दैट एंड यू विल गेट योर आंसर्स। ठीक है। और यू कैन ऑल्सो फाइंड द पैरामीटर, ये lambda, if you have a point, if they're asking you if a certain point lies on the line, for example, इसी कंडीशन में अगर ये कहता है find if OC, which is let's say 2i minus 6j plus 10k, we have to see if this point lies on my line, on our line। तो इसी कंटिन्यूशन में कह रहा है कि अब मुझे चेक करना है कि एक और पॉइंट है। नाउ आई डोंट नो इफ दिस पॉइंट इज लाइंग on this 3D line which is joining A and B, and they're asking you to check if it is lying on the line। तो हम क्या करेंगे, I know the value, ये क्या है, मेरे ये क्या था, any arbitrary point on the line, so I can see if मैं the value of lambda, ये जो lambda था पैरामीटर, वो मैं निकालता हूँ। so I input the value of RAB as OC, और मेरे पास 1 2 3 +3 -2 और 4 lambda, मैं 3 इक्वेशंस बना सकता हूँ, 3 लेमडा के आंसर निकाल सकता हूँ। इफ आई इक्वेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 + 3 लेमडा, तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इस तरीके से मेरे पास सेकंड इक्वेशन में आ रही है -6 इज 2 -2 लेमडा। इससे क्या आ रही है मेरे पास -8 और डिवाइड बाय -2।
तो ये आ रहा है -θ - 2 4 आ रही है। और तीसरे केस में क्या आ रहा है, 3 + 4 λ, which right now is coming as 7/4। तो यू कैन सी कि क्या है, वैल्यू सबकी अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब है कि दिस पॉइंट इज नॉट एक्चुअली सेटिस्फाइंग माई कंडीशन, माई लाइन। मेरे लिए लैम्डा कहाँ से आना चाहिए, तो वो दिस शुड बी सेम फॉर ऑल थ्री, मतलब एक्स वाई जी तीनों के लिए मेरे पास सेम आना चाहिए था। नहीं आया, देयरफॉर नाउ यू कैन से दैट नो, दिस इज नॉट ऑन द लाइन ए बी। क्योंकि अगर ए बी के ऊपर लाई करता तो इट शुड सेटिस्फाई, लैम्डा की तीनों तीनों आंसर लैम्डा के सेम आने चाहिए थे। सही है, ये चीज क्लियर है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा भूमिका, आदिल, सैफ? Yeah. आदिल और वो बताओ मुझे भूमिका, इफ देयर इज एनी क्वेरी लेट मी नो, सर कोई आ रहा सवाल है है तो पूछ। समझ। चलो अच्छी बात है, लिख भी रहे हो साथ साथ तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल ही नहीं। आदिल, मैं सुनना चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों को आ रहा है, समझ में आ रहा है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? आदिल तो मेरे ख्याल से चिल कर रहा है, क्या है, आवाज नहीं आ रही इसकी। ठीक है यार, ये हमारे पास आ गया। अगर इसको 5 रुपए का सवाल कुछ है ना, यूं आ सकता है। कहाँ था, एक था, शो दैट लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन तो बिल्कुल बाद में आएगा। क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ 3D लाइन, ये मैंने लिखवा दिया था, ये रहा, फिक्स पॉइंट प्रेजेंट ऑन द लाइन नोन। सही है सही है सही है। चलो एक फाइनल चीज करा देता हूँ, क्योंकि टाइम वैसे ही शॉर्ट है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं था, लाइन की इक्वेशन निकालना, ऐसे ही सिंपल सा है। इसके अंदर अब आता है, आपको पता चल गया लाइन की इक्वेशन 3D लाइन भी हो सकती है। अब हमारे पास 2D लाइन जैसे होता था ना, 3D ना, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। जैसे 2D लाइंस में हमारे पास क्या, दो लाइनें इंटरसेक्ट हो सकती थी। एक ये स्ट्रेट लाइन थी, लाइन 1, ये स्ट्रेट ये लाइन हो जाएगी, लाइन 2। यू हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI। सेम इज द केस, आपके पास कभी कभार होता था कि दो लाइनें पैरेलल हैं। दो लाइनें पैरेलल कब होती थी आदिल, व्हेन डू वी हैव टू लाइंस पैरेलल, क्या कंडीशन होती थी? बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ? हाँ बैठा हुआ तो है। सेम ग्रेडियंट, हाँ बिल्कुल शाबाश। आवाज माइक नहीं चल रहा? सेम ग्रेडियंट होता था, तो इस केस में भी हमारे पास ग्रेडियंट जब सेम होता था, M1 और M2, इफ दे आर इक्वल, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, हम क्या बोलेंगे, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और तीसरा केस क्या होता था कि हमारे पास द लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर, इस केस में हम क्या बोल देते, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि हर पॉइंट जो था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये केस था हमारे पास 2D के अंदर। 2D लाइंस में सेम हो सकता है, सिमिलरली इन 3D। 3D में क्या हो सकता है, दो तीन केस हो सकते हैं आपका। 3D लेंस को थोड़ा विजुअलाइज डायग्राम बनाना तो मुश्किल है, दिमाग में सोचो। हो सकता है कि आपके पास अगेन दो ऐसी 3D लाइन हो जो कि एक दूसरे को बिल्कुल एक पॉइंट पे कट करके जा रही है। दिस इज योर वन पॉइंट इंटरसेक्शन। एक मिनट रुको। यू हैव जस्ट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, कि जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 3D प्लेन के अंदर, समझ लो एक ऊपर जा रही है, सीलिंग की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, और एक थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है यूं करके,
क्रॉस में जा रही है, तो लेकिन वो भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे 3D स्पेस में। तो हो सकता है ये भी एक केस हो सकता है। ये हम निकालेंगे कैसे, पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालता है वो हम निकालेंगे। हो सकता है कि हमारे पास एक लाइन यूं है और एक लाइन 3D तो है, 3D शेप में अगर देखो ना, क्रॉस तो करिए लेकिन वो एक दूसरे के नीचे से ऊपर, नीचे से जा रही है। उसको मैं शो कैसे कराऊं? ऐसे हो सकता है कि आपके पास एक एक बॉक्स बनाता हूँ 3D में। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके पास ये एक्स वाई जी का नजर आ रहा होगा ना आप लोगों को। बहुत खराब ड्राइंग दी है, सब समझ जाओ बस, ठीक है। हाँ चलो बेहतर है। ये हमारे पास हो गई वाई डायरेक्शन, ये हो गई हमारा ओरिजिन हो गया, डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा जी डायरेक्शन। अब इसको 3D शेप में अगर व्यू करोगे ना, तो हो जाएगा आपके पास एक लाइन जा रही है यूं और एक लाइन जा रही है यूं। बिल्कुल एक छत पर है और एक जमीन पर है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा, छत से देखूंगा, तो इट वुड सीम एज इफ दे आर इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन में देखूंगा, इसको थोड़ा सा अगर मैं खड़े होकर देखूंगा, तो एक मुझे देखा कि एक छत पे लाइन जा रही है, एक जमीन पे लाइन जा रही है। तो दीज आर नॉट इंटरसेक्शन, नॉट इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर नॉट इंटरसेक्टिंग। इसको मैं बोलता हूँ स्क्यू लाइंस। इनको कहते हैं स्क्यू लाइंस। सही है। और तीसरी चीज इसके अंदर क्या हो सकती है? पैरेलल। पैरेलल लाइन इसमें भी हो सकती है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या कि सेम डायरेक्शन वेक्टर। कैसे? क्या आपके पास एक लाइन जा रही है इस डायरेक्शन में और एक लाइन इधर जा रही है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, अलग अलग साइड पर है। ठीक है। एक बिल्कुल राइट साइड वाली दीवार पर है, एक है लेफ्ट साइड वाली दीवार पर, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। सो यू कैन से नाउ दैट दीज आर पैरेलल एंड नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। स्क्यू और पैरेलल में फर्क है। स्क्यू में डायरेक्शन देखो सेम नहीं है, बस अलग अलग जा रही है। सही है। इस तरीके से इसको अगर मैं इसको भी अगर बना के दिखाए ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अगर 3D में अगर अच्छी डायग्राम बन जाती है। जैसे कि आपके पास 3D में सोचो सोचो थोड़ा सा कि मैं कनेक्ट करता हूँ अपने इस डायगोनल के साथ, और अगर मैं इस डायगोनल को इस डायगोनल के साथ, सही है, रूम का एक कोने को टॉप सामने ऑपोजिट साइड पे मैं ज्वाइन करता हूँ, ये बीच में रहा है जिसके इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर। 3D स्पेस में इसको थोड़ा सा अगर समझोगे ना, बेहतर समझ में आएगा। जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे ना इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको मैं आप लोगों को एक दो बताऊंगा, क्या कहते हैं, एप्स या वेबसाइट जहाँ पर इसको प्रॉपर वो शेडिंग वेडिंग करके दिखाते ना अगर डायग्राम को, तो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होता ना। अब शेडिंग वेडिंग करने तो बैठेंगे तो ख़त्म हो जाएगा हमारी क्लास। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास अब यहाँ पर भी तीन केसेस क्या हो सकते हैं, ये वाले स्क्यू, पैरेलल, या तो फिर वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेलल, स्क्यू और इन्फिनिट नंबर। हाँ, ये एक तो भूल गया मैं कि आपके पास यहाँ पर भी वैसे ही है कि 3D लाइंस जो हैं, टू 3D लाइंस आर वो क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग ईच अदर। तो उसमें भी हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे। जैसे ग्रीन वाली एक नीचे से जा रही थी, एक और ग्रीन है जो कि सेम डायरेक्शन में उसी के ऊपर से जा रही है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे भाई, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। तो ये लाइन वन है,
और ये लाइन 2 है, और ये दोनों एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करें, तो यू विल गेट इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा सवाल जो होता है ना, वो सेकंड और थर्ड नहीं, फर्स्ट और सेकंड केस के होता है ज्यादातर। या तो स्क्यू होगा, या तो फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवाएगा। या तो फिर आपको बोलेगा कि भाई पैरेलल है या नहीं है दोनों लाइन। अब जब पैरेलल हमारा 2D में क्या होता था, पैरेलल सेम होने का मतलब वो ग्रेडियंट सेम होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 2। मैंने बताया था ना, जैसे ग्रेडियंट होता है लाइन 2D लाइन में, यहाँ पर होता है डायरेक्शन वेक्टर, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जो कि ग्रेडियंट काम करता है। सो इफ यू हैव द सेम डायरेक्शन वेक्टर फॉर टू लाइन्स, यू विल सेट द लाइन्स आर पैरेलल। अब इसका एक सवाल लेते हैं। ये तो हमने सिर्फ सिंपल वो देखा ना, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया पता है आप लोगों का सिलेबस इन्होंने। मेरे टाइम में जो था, ये बहुत बड़ा टॉपिक। मेरे टाइम में जो था, इसके प्लेन्स भी होता था, प्लेन्स 2D 3D प्लेन्स, एक्स जी एक्स वाई प्लेन्स की इक्वेशन व्हेन यू आर इंटरसेक्टिंग अ प्लेन। ओ, स्केलर प्रोडक्ट होता था, डॉट प्रोडक्ट होता था। तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने आप लोगों के लिए टॉपिक। और ये सारा जो है ना, ये सारा एएस में होता था। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारा एएस में होता था। और A2 में बहुत ही हाई हाई लेवल। और फर्दर में तो भाई, फर्दर में इसमें तो खत्म, तो बहुत ऊपर से गया था। अच्छा, आपके पास दो लाइन है, यू हैव लाइन L एंड लाइन M। और दोनों को इसने देखो इसमें दे दिया, लाइन L जो है R इज इक्वल टू I इज 1, फिर 0J है, 0J मतलब y में 0 और -2 के, प्लस यहाँ पे आपका जो पैरामीटर चल रहा है S चल रहा है, ठीक है। कोई मान लैम्डा होता है, कभी S होता है, कभी कुछ और होगा, थीटा होगा, कुछ भी हो सकता है, 2 1 और 3। एंड यू हैव RM, RL दिया हुआ है और RM दिया हुआ है। 6 -5 4 प्लस T 1 -2 and 1। शो दैट लाइन L and M intersect, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब जो केस हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम जो एएस में करते आ रहे हैं, ओ लेवल में करते आ रहे हैं, वही हम यहाँ पे करेंगे। वी विल सॉल्व साइमल्टेनियसली, जो कि बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, तो ये लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 1 + 2s, ये सिंपल s, और ये हो जाएगा -2 + 3s। ये बन गया, इज इक्वल टू राइट साइड पे 6 + t -5 -2t और 4 + 1t। अब क्या करते हैं, नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर द टू वेरिएबल, सो यू विल एक्सट्रैक्ट टू इक्वेशंस, पहले और द सेकंड से कोई से भी दो इक्वेशन आप एक्सट्रैक्ट करना है। सो सिंप्लीफाई भी करना है, सो 2s - t इज इक्वल टू 6 - 1 5 हो गया, ठीक है। मैंने एक बनाई और को लेफ्ट राइट ही मूव किया है, तो 1 + 2s इज इक्वल टू 6 + t बनता ना। मैंने t को लेफ्ट साइड में मूव कर दिया, -t हो गया, और 1 को वहां मूव कर दिया, तो 6 - 1 5 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा s + 2t इज इक्वल टू -5। नाउ यू विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। कैलकुलेटर से कर लेते हैं फिलहाल, टाइम बचेगा। So you will get the value of s and you will get the value of t. 2 -1 5 1 2 -5. So your s is 1 and your t is -3. अब आपको ये तो आपने निकाल ली। नाउ यू वांट टू चेक, इसने बोला था कि शो दैट L and M intersect। अब शो कैसे करेंगे, नाउ we would use these both values and input in the third। और अगर ये सेटिस्फाई कर देता है थर्ड इक्वेशन को, -2 + 3 times s is 1 is equals to 4 + 1t, t is -3। सॉल्व करते देखो क्या आंसर आ रहा है, 1 is equals to 1। देयरफॉर क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई।
अब मुझे बदल लिया कि भाई हाँ ये दे इंटरसेक्ट। अब अगर आपको चाहिए फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि कहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पी और एस की वैल्यू को किसी भी एक आर एम और आर एल में डाल दो, तो आपको वो पॉइंट बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो आपकी आर एस की वैल्यू आई थी 1, वो आप यहाँ पे कर दो ना, तो आर एल आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 0 -2 2 1 3। क्या आ जाए देखो, 1 + 2 आ जाएगा 3, 0 + 1 1, और 2 1 आ जाएगा ये। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप दूसरी लाइन से भी निकाल सकते थे, यू विल गेट द सेम आंसर। इफ आप अगर आप यहाँ पर डाल देते अपनी टी की वैल्यू एज -3, सॉल्व करके देख लो, यू शुड गेट द सेम 3 1 1। ये सवाल आपके यहाँ पे 5 मार्क का कंप्लीट हो गया। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, ये स्टेप्स याद रखो। सर और जी ये आपने वेक्टर की जो चीजें लिखी हैं आई वगैरह से शुरू में, हाँ, वो कैसे लिखी हैं? आई होता है एक्स डायरेक्शन, जे होता है वाई डायरेक्शन, के होता है जेड डायरेक्शन। बीच में है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। ठीक है, आई जे के एक्स वाई जी, ओके। ये दो तरीके होते हैं, कॉलम वेक्टर वाला फॉर्म होता है और एक ये आई जे के वाला फॉर्म होता है। इसको छाप लो, लिख लो प्रॉपर, ये स्टेप वाइज लिखो। अब हर सवाल ऐसे ही होगा, whenever they ask you to solve for the point of intersection, you will solve them simultaneously। साइमल्टेनियसली क्या, दो इक्वेशंस एक्सट्रैक्ट करोगे, यू विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली लाइक यू ऑलवेज डू। सब्स्टिट्यूशन कर दो, एलिमिनेशन कर दो, और जो आंसर है उसको अपनी तीसरी इक्वेशन में डालो। इफ दोस आंसर आर सेटिस्फाइंग द थर्ड इक्वेशन आल्सो, देन यू विल से यस दे आर इंटरसेक्टिंग। मगर अगर मेरे सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो आप बोलोगे भाई नहीं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड इफ दे आर आस्किंग यू फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन यू मे यूज द वैल्यू ऑफ एस या वो टी, जो भी आंसर आए, टू फाइंड दैट पॉइंट। ठीक है सर, भूवे का आदिल, मरियम, कोई सवाल है किसी को तो पूछ लो, 2 मिनट ले लो, उसको लिख लो, एंड दैट्स ओके, इनफ फॉर टुडे। लिख लिया। सही है, आज के लिए काफ़ी है। सबने लिख लिया तो जा सकते हैं, जिसने लिख लिया आज के लिए काफ़ी। ओके, 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 अल्लाह ओके, हाफ़िज़। ओके।